हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बेटा आज समाज का सोसाइटी का चलता हुआ हॉट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक जिसने सबको हिला रखा है, जिसकी वजह से तुम लोग दक्षिणा नहीं आ सको, जिस टॉपिक ने मतलब दुनिया की नाक में धुआं कर रखा है, और वो टॉपिक है वायरस। एक बात बताता हूँ तुम्हें, वायरस की समझ, अक्ल, वायरस के बारे में जानना, उसको ट्रीट करना, आज अब हम ये समझ चुके हैं एज अ इंसान की बेटा ये ट्रीटमेंट के लिए आप जो तरीका ढूंढना चाहते हैं वो अभी हमारे पास सिर्फ वैक्सीन है। बेटा कल की मेडिकल लाइफ में, कल की दुनिया की मेडिकल की जो जितना भी फ्यूचर बनेगा मेडिकल का, उस फ्यूचर में ना आप एक डॉक्टर्स होंगे, सबसे बड़ा पार्ट होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज ये चैप्टर अब उस अपॉर्चुनिटी को आपके सामने ला रहा है। ये चैप्टर उस अपॉर्चुनिटी को आप सबके सामने लेके आ रहा है कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को आज कर लिया यूज, तो यहां से वो कंसेप्ट, वो समझ और वो जज्बा आपके अंदर डेवलप होगा कि किसी दिन आप वैक्सीन के अलावा कोई एक ऐसा तरीका बना सको कि वायरस से निजात पा सको। वायरसेस आज नहीं बल्कि बहुत सालों पहले से, जब से ह्यूमंस एग्जिस्ट किए हैं, वो ह्यूमंस के बीच में रहे हैं, हमें मारते हैं, लार्ज स्केल डेथ कॉज करते हैं। तो बीइंग दी मेडिकल फोर्स, आप लोग जो मेडिकल फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति बनने वाले हैं, यू गोइंग टू बी दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अमंग द मेडिकल कम्युनिटी। तो आप लोग बेटा इस लड़ाई में इस दुनिया को एक नया हथियार कैसे दोगे, वायरसेस को समझने से ये वाली काम शुरू होता है। तो बेटा बहुत बेसिक लेवल पे जो मैं बात करने वाला हूँ तुम्हें, बट जहां पे आज वायरस की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, और इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद जब तुम जाओगे मेडिकल फील्ड में, और कमाल की बात बेटा ये है कि इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा जो आपका एटीट्यूड होता है ना, वो मैटर करता है। क्योंकि प्लस वन प्लस टू में तो इन्फॉर्मेशन तो हमें बहुत कम चाहिए, लेकिन जो एटीट्यूड है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, जिस एटीट्यूड को लेके आप लोग पढ़ाई करोगे ना, वो अगर बढ़िया से बन जाता है, तो आई कैन मेक इट श्योर डाउन इन द लेन वी आर गोइंग टू हैव अ नोबेल प्राइज बाय योर नेम। समझे? बहुत बहुत बड़ी है, काम करने वाले लोग इस बात को कर जाएंगे। तो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मन लगा के पढ़ो। ये जानो कि जो तुम पढ़ने वाले हो बेटा, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। ये जितनी भी मेडिकल, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी ये तुम बायो में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बता सकता हूँ हर एक चीज़ तुम्हें बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट तुम बोलोगे यार डॉक्टर बनना है, बॉटनी का फ़ायदा क्या होता है। इनफैक्ट बॉटनी की पढ़ाई भी तुम्हें मदद करती है, आगे बढ़ने में हेल्प करती है। बीइंग एज अ डॉक्टर यू विल बी, शब्द नहीं मिल रहे बेटा मेरे को, बट मुझे ऐसा कह देना चाहिए कि दुनिया में महान लोग जो होते हैं ना, वो महान सिर्फ इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड दूसरों से अलग होता है। बेटा काम वही है, वही काम करते हैं डॉक्टर्स जितने भी दुनिया में, सेम काम करते हैं, लेकिन किसी किसी का नाम हम जानते हैं। लीडर्स सब कुछ सेम होते हैं, लेकिन किसी किसी का नाम हमें मालूम होता है। इसका कारण मालूम क्या है? किसी किसी लोगों में ना, कुछ लोगों में ना वो जज्बा होता है जो मुझे आपके अंदर देखना है। किसी किसी लोग वो अपने अंदर वो जज्बा जगा लेते हैं और वो दुनिया के ना नक्शे को बदल देते हैं, तो दुनिया हमेशा उनको जानती है। तो क्या तुम वो बनना चाहते हो? क्या तुम वो जज्बा अपने अंदर चाहते हो? मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, चिल्ला के मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं दे रहा हूँ, बस तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस बात का जवाब दो खुद को। समझे? तो आइए करते हैं शुरू, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी की चीज़ें मैं आपको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने सब कुछ इन डिटेल प्रॉपरली लिखा हुआ है। आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर इसके साथ साथ आप खुद एज होमवर्क अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगी। ये डेट्स जो हैं बेटा, ये याद नहीं करनी, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है और याद कभी भी नहीं करनी। बायो में कोई भी डेट आपको याद नहीं करनी अनटिल अनलेस आप एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ रहे हो प्लस 2 के इकोलॉजी वाले चैप्टर में। अदरवाइज यहीं पर या कहीं और भी जगह कोई भी डेट आई रटना नहीं। डीजे इवानोविस्की, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन की वायरसेस होते हैं, सबसे पहले बताया डीजे इवानोविस्की ने। लॉफलर एंड फ्रॉश, इन्होंने फुट एंड माउथ डिसीज, एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज में, जो लाइव स्टॉक यानी कैटल में होती है, उसमें एविडेंस देखा कि उस फुट एंड माउथ डिसीज जो कैटल के अंदर हो रही है, गाय भैंस बकरी वगैरह को हो रही है, उसमें डिसीज जो हो रही है वो बैक्टीरिया नहीं कॉज कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है। समझे? तो जब 1892 में इवानोविस्की ने कहा कि कोई ऐसी सी चीज है, 98 के अंदर लॉफलर एंड फ्रॉश ने कहा, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैं तुम्हें एक पैटर्न बताते जा रहा हूँ। लॉफलर फ्रॉश कहते हैं कि फूड एंड माउथ डिसीज है, ये किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल की वजह से। वो इन्फेक्शियस पार्टिकल क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन साइज में ना बेटा वो इन्फेक्शियस पार्टिकल बैक्टीरिया से छोटा है।
ठीक है, फिर यहाँ पे इतनी देर में पास्चर आते हैं और पास्चर उस इन्फेक्शियस पार्टिकल के नाम क्या देते हैं? वायरस। क्या नाम देते हैं? वायरस। क्लियर। जब पास्चर के बाद यहाँ पे साथ साथ लॉफलर ने, फ्रॉस्ट ने ये काम किया, साथ ही साथ यहाँ पे 98 में ही, सेम ईयर के अंदर 98 में ही बाइजर्निक एक साइंटिस्ट थे और ये डिस्कवरी कर रहे थे। इन्होंने टोबैको प्लांट लिया और टोबैको प्लांट में एक डिसीज थी जिसको कहते हैं टोबैको मोसाइक डिसीज। टोबैको मोसाइक डिसीज एक डिसीज थी। इन्होंने क्या कहा? सॉ दैट द पैथोजन मल्टीप्लाइड ओनली इन द सेल्स व्हिच वर डिवाइडिंग। इन्होंने जब टोबैको मोसाइक डिसीज में, टोबैको प्लांट में देखी ना, तो उन्होंने देखा कि ये डिसीज कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन यानी डिसीज कॉज करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तो वायरस था, अभी तक वायरस नाम तो दे दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये तो नहीं मालूम था ना। तो इन्होंने देखा बाइजर्निक ने कि टोबैको प्लांट में जो पैथोजन है वो मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ उन सेल्स में जो सेल डिवाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ही बिलीव दैट वायरसेस वर लिक्विड इन नेचर एंड देयरफॉर गेव द टर्म कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, पॉइजनस लिविंग फ्लूइड। ये रेड से लिखा है, इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पूछेगी लाइन किसने दी थी। बस कहानी क्या है कि बाइजर्निक को पता था कि पास्चर ने बोल दिया कि वायरस नाम की एक चीज है, बट बाइजर्निक ने कहा कि इसकी नेचर कैसी होती है। स्टडी के बाद बोला इनकी नेचर फ्लूइड जैसी सी होती है, इसलिए ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। तो आपको दिखाई दे दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोलो चाहे पॉइजनस लिविंग फ्लूइड बोलो, राइट। फिर यहाँ पर वायरसेस के बारे में और स्टडी हुई। तब तक यहाँ पे 1930s के आसपास क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था। तो रस्का एंड नॉल, ये दोनों साइंटिस्ट एनसीईआरटी के पार्ट नहीं है, इन्होंने इमेजेस निकाली वायरसेस की और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। फिर स्टैनली फाइनल आए और स्टैनली ने वायरस के स्ट्रक्चर को, उसने कहा था कि बाइजर्निक भैया तुमने देख लिया कि लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो अब मैं इस वायरस की और स्टडी करता हूँ। अब एक चीज मैं यहाँ पे रोक के बेटा आपको एक चीज बताता हूँ। तुम एक जिंदा ह्यूमन का सेल लो या जिंदा किसी का भी कोई भी सेल लो और सेल लेने के बाद ना बेटा उसको क्रिस्टलाइज कर दो। क्रिस्टलाइज करने मतलब उसको जमा दो। जब आप किसी बेटा जिंदा सेल को क्रिस्टलाइज करते हो तो सोचो उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, यस साइटोप्लाज्म था, तो बेटा सेल के अंदर पानी होगा, वाटर होगा, डेफिनेटली। अगर सेल में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में पानी है, तो अगर किसी सेल को जमाओगे तो क्या आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे? यस। और जो आइस क्रिस्टल्स हैं बेटा वो ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बनेंगे ना कि जितने भी ऑर्गेनेलीज है ना उनके अंदर ना घुस जाएंगे, और घुसने के बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर को ना डिसरप्ट कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, और आपके पास कंडीशन क्या होगी कि जो सेल होगा क्रिस्टलाइज करने में मर जाएगा, राइट। तो अगर कोई जिंदा सेल जैसी चीज है तो वो क्रिस्टलाइज करो, क्योंकि साइटोप्लाज्म था तो वो मर गया, डन। अब जो स्टैनली था ना, उन्होंने टोबैको मोसाइक वायरस, जो ये टोबैको प्लांट में बाइजर्निक ने जिस वायरस की स्टडी करी थी ना, इसी वायरस को उन्होंने स्टडी किया और पता लगाया कि ये वायरस एग्जैक्टली एक सेल की तरह स्ट्रक्चर नहीं रखता है। ये एक सेल की तरह स्ट्रक्चर नहीं रखता, दैट मीन्स इट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये सेल का जैसे प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन, जैसे साइटोप्लाज्म, जैसे ऑर्गेनेलीज, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है ना, समझे ना मेरी बात। इन्होंने कहा कि ये टोबैको मोसाइक वायरस की स्टडी करी और उन्होंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर सेल जैसा नहीं है, ये एक इंडिविजुअल प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर है, बस एक प्रोटीन की एग्रीगेशन है। इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर ऐसे जो सेल जैसा अरेंजमेंट नहीं रखता उसको क्या कहते हैं बेटा, ए सेल्यूलर कहते हैं, ए सेल्यूलर। दैट मीन्स नॉट अ टिपिकल arrangement, not a typical arrangement of a cell। एक सेल की अपनी पर्टिकुलर टिपिकल अरेंजमेंट नहीं है, ए सेल्यूलर, राइट। इस बात को प्रूव कैसे किया, स्टैनली ने उसको क्रिस्टलाइज किया, बन गया क्रिस्टल सा, उसको डी क्रिस्टलाइज किया और दोबारा डिसीज कराई, मस्ती से हो गई, मस्ती से मतलब एकदम डिसीज हो गई। तो देखो अगर तुम एक जिंदा सेल को लेते और उसको क्रिस्टलाइज करते, क्या करते, एक जिंदा सेल को लेते और जिंदा सेल को क्रिस्टलाइज करते तो सेल तो मर जाता। तो क्या सेल अपनी एक्टिविटी दिखा पाता दोबारा? नहीं। बट क्योंकि ये एक ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, एक सेल जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर पहले आप क्रिस्टलाइज कर दो तो एक क्रिस्टल जैसा बन जाएगा, बाद में क्रिस्टल को दोबारा घोल दो, एकदम वापस लिक्विड टाइप का बना के दोबारा इन्फेक्शन कराओ, बढ़िया से इन्फेक्शन कर देगा। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर कैसे, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। और क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था, स्टैनली ने, और स्टैनली की स्टडीज के बाद ही हमें समझ आया कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बेटा, ए सेल्यूलर।
डू वी अंडरस्टैंड? नाइस। सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये लेक्चर बेटा लंबा होने वाला है क्योंकि वायरसेस के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आपके नोट्स में तो होंगे वो, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। वायरसेस खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको एक होस्ट की बॉडी चाहिए होती है। क्या? एक होस्ट की बॉडी चाहिए होती है। दैट मीन्स अगर एक वायरस हवा में है तो वो मरा हुआ है, लेकिन मरा हुआ है, मरा इन द सेंस मतलब उसको मैं जिंदा नहीं कहूँगा, मरा भी नहीं कहो, उसको जिंदा भी मत कहो, वो एक लाइन पे, डेथ और लिविंग की एकदम मिड लाइन पे, मरा हुआ भी नहीं है, दिस वुड बी अराउंड, बट वो मरा नहीं है बट वो जिंदा भी नहीं है, तो वो इस तरीके से हवा में घूम रहा है। अब वो वायरस आपकी बॉडी में चला गया, पब्लिक डिस्टेंसिंग नहीं करी और कोरोना वायरस बॉडी के अंदर चला गया, तो जब भी बॉडी के अंदर वायरस गया तो अंदर जाते ही सेल्स के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जाते ही जिंदा हो जाएगा। समझे? इसलिए अपने आप तो ये सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये क्या करता है? इट नीड्स होस्ट सेल। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है, इसको यूबिक्यूटिस कहते हैं। यूबिक्यूटिस का मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाने वाला। यहाँ पे एक वर्ड आता है विरियन, इंपॉर्टेंट है बेटा। विरियन वर्ड वायरस के लिए यूज करी जाती है। विरियन वर्ड वायरस के लिए यूज किया जाता है जब वायरस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को देखा जाता है। अगर ये बेटा ये वाली बात आपको नहीं समझ आएगी तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो, क्योंकि जब हमें आगे वायरस का स्ट्रक्चर समझेंगे तो मुझे न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड समझ आएगा, तो मैं आपको विरियन समझाऊंगा। राइट? अभी के लिए इसको साइड रखो। होस्ट रेंज एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया सब में कर सकता है। इनफैक्ट ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया में भी डिसीज कर देते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। याद आया बेटा? मोलेरा में अपन ने देखा था ना, बैक्टीरियोफाज ट्रांसडक्शन में मदद करते हैं। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को अपन बैक्टीरियोफाज कह देते हैं। बढ़िया से एकदम अच्छे से हो गया क्लियर। सम वायरसेस कैन इन्फेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स साइमल्टेनियसली। एक कुछ वायरस वो प्लांट्स और एनिमल्स को साइमल्टेनियसली एक साथ भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। राइट? जैसे पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। वायरसेस को बेटा नॉन सेल्यूलर, एक ये वर्ड प्लस एंड ए सेल्यूलर, ये दोनों वर्ड्स दिए जाते हैं। ये वायरस के लिए नॉन सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर, ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट का मतलब है ये अगर इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर आ गए, सेल के अंदर घुस गए, तो वहां पे वो पैरासाइट मोड पे ही रहेंगे। ऑब्लिगेट है मतलब वो सेल से बाहर है, मजबूरी है इनको सेल के अंदर एज अ पैरासिटाइज फॉर्म में रहने की। अगर वो सेल से बाहर होंगे तो ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट डेड है। सेल से बाहर होंगे तो ऑलमोस्ट डेड है, तो इसलिए उनको सेल के अंदर आके पैरासिटाइज फंक्शन करना ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सर्वाइव और रिप्रोड्यूस होस्ट के बिना नहीं कर सकते, तो इनको होस्ट बॉडी तो चाहिए ही चाहिए। समझे? आपकी बॉडी से बाहर अगर कोरोना वायरस होगा तो मरा हुआ है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में चला गया तो बेटा जिंदा रहेगा। तो उसको सर्वाइव करने के लिए एक ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए। राइट? इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म, कोई भी प्रोटोप्लाज्म और सेल की बाकी मशीनरी कुछ नहीं होती, जितना ऑर्गेनेलीज, जितना न्यूक्लियस वगैरह कुछ ना होता है। बेटा वायरस को अगर ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एंटीबायोटिक्स नाम की चीजें होती हैं ये किल करती हैं बैक्टीरिया को, नॉट वायरस। तो अगर आपको कभी जुकाम हो गया ना और डॉक्टर कहे कि भैया ये एंटीबायोटिक खा लो, वो एंटीबायोटिक खा लो, वो डॉक्टर फर्जी है। एंटीबायोटिक खाने से वायरस के केस में कुछ नहीं होता। वायरसेस एंटीबायोटिक से नहीं मरते। वायरसेस इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तभी उनसे डील कर सकते हैं, या फिर वैक्सीन से। देखो तभी तो हमारे पास आज करोड़ों एंटीबायोटिक्स मार्केट में है। वर्ल्ड में इतनी सारी एंटीबायोटिक्स है, हम कोरोना को कुछ बिगाड़ पा रहे? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स वायरस का ट्रीटमेंट करना एंटीबायोटिक से अगर पॉसिबल होता तो बेटा कर लेते, बट है ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका? वैक्सीन का। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज अनलाइक नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स को क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, वायरस को किया जा सकता है। वायरस की ग्रो करने के लिए दो तरीके होते हैं, यानी जब वायरस एक होस्ट सेल के अंदर आ जाते हैं तो वो होस्ट सेल में आने के बाद एक ग्रोथ साइकिल दिखाते हैं कि यानी वायरस अब डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और नए वायरस पार्टिकल्स बनाएगा। जैसे देखा ना कि बैक्टीरिया खाना खाएगा, नया डॉटर बैक्टीरिया बनाएगा, बट यहाँ पे वायरस में डॉटर वायरस नहीं बोलते। वायरस मल्टीप्लाई करता है, यानी अपनी फोटोकॉपीज बनाता है। फोटोकॉपी मशीन देखी ना बेटा आपने, तो वैसे ही वायरस अपनी फोटोकॉपीज बनाता है। तो वायरस को अपनी फोटोकॉपीज बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो लाइटिक, दूसरा लाइसोजेनिक। क्या है नहीं करना अभी, देखेंगे बाद में। इतना समझ? तो देखो स्ट्रक्चर में अपने को क्या करना है बेटा,
यहाँ पे स्ट्रक्चर में ना आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी के इस डायग्राम की बात समझो। एनसीईआरटी इस डायग्राम को कहता है कि क्या है कि आप ऐसा देख सकते हो कि एक वायरस ना बेटा एक ना बॉटल की तरह है। किसकी तरह? एक बॉटल की तरह। और बॉटल अंदर से खोखली है, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, एंड उसके आसपास बॉटल का वो प्लास्टिक वाला पार्ट होगा। सिंपल, ये बॉटल का इस तरीके से ये अपने पास बॉटल है और ये बॉटल का प्लास्टिक वाला पार्ट है, राइट। दिस प्लास्टिक, ये जो अपने पास ये जो बेटा प्लास्टिक है, दिस प्लास्टिक इज व्हाट? दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड इस चीज को हम कवर को कहते हैं, इस प्लास्टिक की कवर को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं बेटा? कैप्सिड। ओके, एंड इनसाइड दिस बॉटल देयर इस तरीके से यहाँ पे दिस इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस। इतना क्लियर हुआ? यानी वायरस को स्टडी किए, whenever we are going to study or whenever we are studying the virus, we understand the virus as the outer covering of the capsid, that is the outer type of bottle, right? And inside that bottle we have the genetic material of the virus. Are we very clear with this fact? So look at this diagram. See beta, यहाँ पर everything that you can see, this is the capsid, and inside this capsid this is the RNA, that is the genetic material of the virus. कमाल की बात बेटा ये है कि द जेनेटिक मटेरियल इधर यहाँ पे आपको आरएनए दिखा रखा है। इट कुड बी आरएनए और इट कुड बी डीएनए। टोटली गेटिंग इट? कैरी ऑन। विरियन, fully assembled infectious virus. Virion is the term given for virus जिसके अंदर capsid and nucleic acid core होगा. This is the nucleic acid core as well as the capsid. Are we understanding this point? यानी virion is the another name for the virus. और एक ऐसा वायरस जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट बना हुआ है कैप्सिड का और न्यूक्लिक एसिड कोर का. समझ आता बेटा? अब यहां पे ये तो बेसिक दो स्ट्रक्चर हर वायरस में होंगे. आपके पास कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड का कोर तो होगा ही होगा, लेकिन इन सम वायरसेस देयर इज एडिशनल कवरिंग. इसके ऊपर भी कैप्सिड के अबव भी, ओवर द कैप्सिड भी यहाँ पे एक अलग से कवरिंग मिलती है. कैप्सिड के ऊपर भी आपको एक कवरिंग मिलती है जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है. एंड दिस कवरिंग कैन बी कॉल्ड एज एनवेलप. क्या कह सकते हैं बेटा इसको? एनवेलप. ये देखो आपको दिखाई दे रही है ना, सम वायरस हैव एन एडिशनल कवरिंग कॉल्ड एज एनवेलप. एनवेलप कहाँ मिलेगा? इस तरीके से जहाँ पे कैप्सिड के ऊपर. अपने को बेटा क्लियर हो गया? तो एनवेलप क्या है? एक वायरस के कैप्सिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग. अब ये क्वेश्चन बनता है, ये कैप्सिड किस चीज का बना है? अब कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट, यानी जो प्लास्टिक की बॉटल है, दिस एग्जैक्टली इट इज नॉट प्लास्टिक बट इट इज प्रोटीन, राइट? तो इट इज अ प्रोटीन कोट एंड फंक्शंस एज अ शेल एंड प्रोटेक्ट्स द वायरल जीनोम. ये जो जीनोम अंदर वायरस का, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल जो अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करता है, राइट? अब ध्यान से देखोगे ये कैप्सिड बेटा इस तरीके से दिख रहा है ना आपको, एक यूनिट यहाँ पे, दूसरी यूनिट अगर मैं देखो इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दूं, एक ये दिखाई दे रहा है 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इस तरीके से मल्टीपल सब यूनिट्स का बना हुआ है ना ये कैप्सिड. तो कैप्सिड जिस छोटी छोटी यूनिट्स का बनता है, द स्मॉल यूनिट्स ऑफ विच द कैप्सिड इज मेड, उन स्मॉल यूनिट को हम टर्म करते हैं कैप्सोमियर. क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया. अब ये जो न्यूक्लिक एसिड का कोर है, मैंने आपको जस्ट बोला द न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए एज वेल एज द आरएनए. सो द न्यूक्लिक एसिड कैन बी ईदर डीएनए और आरएनए. अनडाउटेडली क्लियर. एनवेलप. अब ये एनवेलप वाला ये वाला पोर्शन है ना बेटा, इसके ऊपर एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती. एनसीईआरटी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करती. यानी एनवेलप ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. तो एनवेलप अपने को करना नहीं है. बस एनवेलप की मैं ऊपर से रीडिंग करके आपको समझा देता हूँ, ताकि एनवेलप से इनडायरेक्टली रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे. समझे? तो पहला मुझे क्वेश्चन बताओ, आर एवरी all question मैं ऐसे बनाता हूँ, are all viruses containing capsid? Yes or no? The answer should be yes. Do all viruses contain envelope? The answer should be no. Some viruses contain envelope and some do not, right? अब ये envelope और ये capsid अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे बताओ बेटा कैप्सिड किस चीज का बना है? कैप्सिड तो बना है किस चीज का? प्रोटीन्स का. और ये एनवेलप, अगर एनवेलप होगा तो वो किस चीज का बनेगा? अपने को ये देखना है. तो देखो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या लिखा है. एनवेलप इज derived in part from the host cell membrane and made up of lipid bilayer. अरे बड़ी अजीब सी बात है, समझाता क्या है बेटा. इस तरीके से समझो कि दिस इज ह्यूमन
सेल। कौन सा सेल? नाम सेल का है मैक्रोफाज, राइट। यहाँ पे मैक्रोफाज का न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, दिस इज HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। अब ये जो HIV वायरस है बेटा, ये जब अपना एक सेल के अंदर एक नहीं मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, इस तरीके से एक मैक्रोफाज के अंदर इस तरीके से अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, तो ये सब पता क्या करेंगे, ये इस सेल को तोड़ के बाहर निकलेंगे, यानी सेल को इस तरीके से बाहर निकलेंगे। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये जो ये यहां से इधर बाहर आना चाहता है। जब ये बाहर आना चाहता है तो ये जो ब्लैक कलर की ये वाला पोर्शन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये भी तो बीच में आएगी, राइट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैं इसको इस तरीके से समझो कि मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। मेरा जो हाथ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेरा जो हाथ है ये एक वायरस है। तो वायरस सेल के अंदर है। अब वायरस जब बाहर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे होगी, वायरस बाहर निकलते निकलते ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन अपने आसपास इस तरीके से कवर करके बाहर चल जाएगा। क्लियर हुई? तो यहाँ पे देखो, ये HIV वायरस जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद पता है बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि HIV जो वायरस है बेटा, ये बाहर तो आ गया और बाहर आने के साथ साथ इस वायरस के ऊपर एक इस तरीके से कवरिंग मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो जब अंदर से आपने ये देखा, दिस वॉज विरियन, तो इस विरियन में दो चीजें थी, एक था अपने पास DNA और दूसरा क्या था, कैप्सिड, और इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की चीज जम गई है। अब मैं इस चीज को कहूंगा एनवेलप, राइट। तो अब मुझे बताओ क्या बेटा, ये एनवेलप इज डिराइव्ड, इट इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट यहां से डिराइव्ड है ये बेटा। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव्ड है तो क्या ये लिपिड बाइलेयर होगा, देयरफॉर लिपिड बाइलेयर। क्या अपने को ये वाली बात समझ आई? जब मैं इस स्ट्रक्चर को बेटा और ज्यादा ध्यान से देखता हूँ ना, तो साइंटिस्ट ने ना इस स्ट्रक्चर को देखना शुरू किया, बड़े ज्यादा ध्यान से देखना शुरू किया। तो साइंटिस्ट को मालूम पता क्या दिखा बेटा, ये ना फोटो देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये विरियन दिखाई दे रहा है, इस विरियन की बॉडी से इस तरीके से ये ना कुछ वायरस के प्रोटीन्स ऐसे निकल रहे थे। ये कैप्सिड नहीं है, कैप्सिड से ऊपर, अबव द कैप्सिड, यानी ये रेड वाला पोर्शन इज RNA, या फिर मैं इसको कह दूंगा जेनेटिक मटेरियल प्लस कैप्सिड, राइट। एंड ये जो ग्रीन से यहां दिखा रखा है, दीज आर वायरस प्रोटीन्स, और वायरस के अपने प्रोटीन्स हैं। और इसके आसपास इस तरीके से ये जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, इस तरीके से ये अपने पास क्या है, एनवेलप। कहानी क्लियर हुई? पक्का? तो बेटा अब साइंटिस्ट ने ना एनवेलप को डिफाइन करना शुरू किया। तो साइंटिस्ट कहते हैं जितना भी मैं पोर्शन इससे डिफाइन कर रहा हूँ, किससे डिफाइन कर रहा हूँ, इस येलोइश पोर्शन से, जितना भी पोर्शन येलोइश के साथ इस तरीके से ना, वो सारा एनवेलप होगा। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एनवेलप पता किस चीज क्या क्या होगा, ये पूरा का पूरा येलो वाला पोर्शन, ये सारा का सारा एनवेलप होगा। तो एनवेलप में बेटा दो हिस्से आए, कौन कौन से, एक तो लिपिड बाइलेयर और दूसरा ग्रीन वायरस प्रोटीन। ये दोनों के दोनों एनवेलप के हिस्से हुए, क्योंकि रेड वाला हिस्सा जेनेटिक मटेरियल हुआ, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन किसका पार्ट बनेगा, यही ग्रीन वाला पोर्शन एनवेलप का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट नहीं? देखो अब यहाँ पे मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, आपको देखो एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएगा। एनवेलप डिराइव इन पार्ट, यानी एनवेलप का एक हिस्सा होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड है, क्योंकि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड है, इसलिए वो लिपिड बाइलेयर है। क्लियर? द लिपिड बाइलेयर कंटेनिंग होस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स,
इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ये वाला पॉइंट आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको बेटा हम छोड़ दो। वायरस ये वाला पोर्शन बस यहाँ तक इतना आपको समझना था, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा ये पेप्लोमियर्स और ये वो सो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मन करेगा खूब सारा पढ़ने का, अगर आपको कोरोना के बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करना है तो ये एक्स्ट्रा पढ़ लेना। अदरवाइज कोरोना की कभी भी इंटरनेट पे स्टडी करोगे वर्ड बेटा बहुत ही कॉमन आएगा। पेप्लोमियर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, अभी चाहिए नहीं, अभी के लिए इतना ही। बात क्लियर हो रही है? ये छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा HIV में। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा GP120। GP120 कैसे वर्ड बताऊंगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो ग्रीन सा प्रोटीन है ना, ये वायरस प्रोटीन है, इससे रिलेटेड GP120 बताऊंगा। कहानी क्लियर होती है? फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा वायरस की सिमेट्री। वायरस की सिमेट्री ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वायरस में कैप्सिड की अरेंजमेंट और एनवेलप की अरेंजमेंट से वायरस को एक स्ट्रक्चर मिलता है। कैप्सिड की अरेंजमेंट और एनवेलप की अरेंजमेंट से वायरस को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर मिलता है और वो स्ट्रक्चर बेसिकली वायरस की सिमेट्री बनाता है। और यहाँ 3 सिमेट्री है, हेलिकल, इकोसाहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? कौन कौन से? हेलिकल, इकोसाहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स। बेटा ये 3 सिमेट्रीज है। और बोलो तो सही बताऊं, इन तीनों सिमेट्रीज का सिर्फ आपको नाम याद रखना है, आपको और कुछ नहीं ध्यान रखना। हेलिकल सिमेट्री के लिए बेटा ये एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा है, सिलेबस का पार्ट नहीं। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग टोबैको मोज़ेक वायरस हेलिकल सिमेट्री है। इकोसाहेड्रल सिमेट्री बेटा इस तरीके से मिलती है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कॉम्बिनेशन होती है हेलिकल और इकोसाहेड्रल की। क्लियर? यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियोफाज। अपने को तो डन हो गया। ये बैक्टीरियोफाज का तो बेटा सिलेबस ना, ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी का है, तो ये वाला स्ट्रक्चर विद लेबलिंग आपको क्लियर होना चाहिए। बैक्टीरियोफाज अपने आप में क्या होता है? बैक्टीरियोफाज बेटा ऐसा वायरस होता है जो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। डन? क्लियर है? फिर बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जो अंदर कैप्सिड जिस चीज को प्रोटेक्ट करता है वो तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। अब अगर मैं एक ह्यूमन सेल की बात करूं तो बेटा ह्यूमन सेल में डीएनए मिलता है, यस। क्या ह्यूमन सेल में आरएनए मिलता है? यस। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि ह्यूमन सेल के पास साइमल्टेनियसली डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और बेटा यही चीज सब में होती है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ऑलमोस्ट क्या एवरी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सब में एक ही टाइम पे डीएनए एंड आरएनए दोनों मिलता है, क्योंकि डीएनए का कुछ काम, आरएनए का कुछ काम। क्लियर हो रहा है? ये सब में, चाहे आप बात करें प्रोकैरियोट की, चाहे बात करें यूकैरियोट। बट वायरस जो है ना बेटा, उसमें ये दोनों चीजों में से कोई एक मिलेगा, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। हुई मेरी बात क्लियर? पक्का समझ आ रहा है? यानी वायरस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में मालूम लगता है कि या तो उसके पास क्या होगा डीएनए, और या तो उसके पास क्या होगा आरएनए। राइट? तो देखो ये वाली बात समझ आ गई। अब यहां देखा जिनोम में यही वाली लाइन लिखी है, ईदर इट इज डीएनए और आरएनए, नेवर दी बोथ। डन? जीनोम जो होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा, वो तो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। राइट? अब ये जो डीएनए और आरएनए है, ये जो डीएनए और आरएनए है बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी। अब ये जो +1 में अपने बच्चे हैं ना, इनको समझ नहीं आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, तो मैंने एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ, आपको इससे समझ आ जाना चाहिए। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। इसकी एक्स्ट्रा वाली बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे +2 में। अगर डीएनए को ऑब्जर्व करते हो तो बेटा डीएनए ना अक्सर ऐसे लैडर लाइक मिलता है। यहाँ पे ATGC के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डीएनए में यहाँ पे एक स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड, तो इस चीज को कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड। अगर वो 2 स्ट्रैंड होने की जगह स्ट्रक्चर सिर्फ अकेला ऐसा हो तो इसको कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। क्लियर हो रही बात? तो बेटा चाहे यहाँ हो डीएनए, इधर इट इज डीएनए और आरएनए, कुछ भी हो, ये दोनों की दोनों चीज, अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिल सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी, और अगर आरएनए हो तो आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड। सिंपल। उसी तरीके से डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर? और यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ये स्ट्रक्चर बेटा किस तरीके से, ये वाले स्ट्रक्चर अपने पास क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? लीनियर। तो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, और ये जो इस तरीके से मैं बना दूं, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर।
आपको लीनियर और सर्कुलर के बीच में फर्क तो समझ आ गया ना बेटा, क्लियर हुआ। तो अब ये कहता है कि डीएनए और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड कुछ भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। डन, इतना क्लियर। अब डीएनए वायरस, आपके पास डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। ये वाली बेटा, ये वाली जो कैटेगरी मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्लियर। आपको यहाँ पे एक वर्ड पॉजिटिव सेंस प्लस सेंस, इसको पॉजिटिव सेंस कहते हैं, इसको नेगेटिव सेंस कहते हैं बेटा, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर तुम मेरे से पूछोगे सर इतना एक्स्ट्रा क्यों लिखा है, क्यों परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये लिखना है तुम्हें, इतनी मेहनत से बेटा जो मैंने ये सब बातें लिखी है ना, ये ना तुम्हारे रेफरेंस के लिए, क्योंकि किसी भी बुक में ये सब मिलता नहीं। वायरसेस को लेके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, और वो बहुत ही ना अनमैनेज्ड और अनक्लियर होती हैं। तो कभी भी लाइफ में अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे ना कि पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस, बाय चांस कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ गया, तो रेफरेंस के लिए हमेशा याद रखना, बायो के लिए मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूं। आराम से अपनी कॉपीज, अपने नोट्स निकालो, इतने शानदार तरीके से बना रखे हैं, पूरा का पूरा गेम खींच डालो, टेंशन ही कोई नहीं। राइट। डीएनए जीनोम्स, आरएनए जीनोम्स, ये दोनों टाइप के जीनोम्स हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। इसके अंदर वायरस की मल्टीप्लिकेशन, अब ये वाला पोर्शन ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वाले पोर्शन में भी सब कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो समझाता। अब वायरस बेटा बाइनरी फिजन तो नहीं करता है। अब जैसे दूसरे सेल्स ने बाइनरी फिजन किया, डिवाइड किया, नई सेल्स वगैरह बना दिए, लेकिन बाबा वायरस बाइनरी फिजन थोड़ी करता है, ना ही फ्रेगमेंटेशन करता है। तो वायरस करता क्या है, समझो इस बात को, मेरे इस कहानी को अच्छे से समझना, कि एक HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में घुस गया, कैसे भी ब्लड के थ्रू घुस गया, ठीक है। तो एक HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में चला गया, अब बॉडी में जाएगा तो बॉडी में वो कुछ सेल्स ढूंढेगा, कोई पर्टिकुलर सेल्स ढूंढेगा। तो जब वो बॉडी में गया तो बेटा वो बॉडी में जाके जाने क्या ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है मैक्रोफाज। क्या, यहाँ पे ये जो सेल बनाया था, ये वाला आपको सेल बना के दिखाया था ना, जैसे ये वाला सेल, कौन सा सेल बोला था, मैक्रोफाज। तो HIV वायरस ने ह्यूमन बॉडी में कौन सा वाला सेल ढूंढा, मैक्रोफाज ढूंढा। क्लियर हुआ बेटा। जब उसने मैक्रोफाज ढूंढा ना, तो वो मैक्रोफाज के अंदर घुस गया। कौन, HIV वायरस। HIV वायरस जब मैक्रोफाज के अंदर घुस गया तो अब क्या करेगा, अब अंदर जाते ही ना वायरस मालूम क्या करेगा बेटा, वायरस अपने कैप्सिड को हटाएगा और अंदर HIV में ना RNA का जीनोम होता है। किसका होता है, RNA का जीनोम। इस RNA के जीनोम को, यानी RNA का जो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम होता है ना वायरस का, उसको हम कहते हैं RNA का। वो RNA का क्या काम करता है, अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करवाता है, RNA अपने आप को इस तरीके से तैयार कराता है कि जो RNA है ना बेटा, वो RNA क्या करेगा, देखो मेरी बात ध्यान से, तो तुम्हें लिख के ही दिखाता हूँ, यहीं से तुम्हें सारी की सारी गेम समझ आ जाएगी। ये मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज में यहाँ पे अपने पास ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या बैठा है, DNA। ये अपने पास HIV वायरस, और HIV वायरस क्या करता है, इसके अंदर इस तरीके से पहुंच जाता है। राइट। जब HIV वायरस बेटा इसके अंदर यहाँ से पहुंचेगा तो देखते रहना क्या कंडीशन हो रही है। मैं न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, इस तरीके से न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ना ये वाला पोर्शन इस तरीके से, ये आपको DNA मिल रहा है। अब वायरस जब अंदर आया तो वायरस ने क्या किया, वायरस ने अपना कैप्सिड हटा दिया अंदर आने के बाद, और वायरस ने इस तरीके से, जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये RNA दिखा रहा हूँ। राइट। अब RNA वायरस का बॉडी में अंदर आया, ये RNA अपने आप को कन्वर्ट करता है और एक प्रोसेस करता है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस करता है। ये +1 वालों को याद करना है, +3 वालों को ऑलरेडी आता है। ये प्रोसेस को क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस करता है, और इससे क्या बना देता है, इधर से DNA बना देता है। मैं चलो ना DNA ना एक ग्रीन कलर का बना देता हूँ, दिस इज वायरस DNA। यानी वायरस का RNA था, उसने एक प्रोसेस के थ्रू गया, और प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद उसने क्या बना दिया, वायरस का DNA। बेटा इस प्रोसेस का नाम पता क्या होता है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक आपको स्टेप समझ आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो नेक्स्ट स्टेप और भी शानदार है। ये जो वायरस का DNA ग्रीन कलर का मिलाना, ये वायरस का DNA बताओ मालूम क्या करेगा, इधर इस वाले क्रोमोसोम को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप समझोगे, आप जूम में देख रहे हो, ये अपने को दिखाई दे रहा है ना। क्या आपको यहाँ पे इस तरीके से इस होस्ट का आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है,
ये होस्ट का बढ़िया से क्रोमोसोम अपने को यहाँ पे ये ऐसा होस्ट का क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। वायरस का जो बेटा ये आरएनए, वायरस का डीएनए होता है ना, ये क्या करेगा, इस आधे से एरिया को कट करेगा और खुद ब खुद यहाँ आके जुड़ जाएगा। क्लियर, बात समझ आई? यानी ये वायरस डीएनए को देखता है, उसको पता है कि मुझे कुछ काम करना है। तो पहली बात वो सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आने के बाद आरएनए, अगर आरएनए था तो उसने वायरस के डीएनए में कन्वर्ट किया अपने आप को बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसने अपने होस्ट के डीएनए में अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, यानी इंटीग्रेट इनटू होस्ट डीएनए, राइट? एंड बेटा दिस स्टेज इज कॉल्ड, इस स्टेज को बेटा हम मालूम क्या कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं प्रोफाज, राइट? इस स्टेज को अपने प्रोफाज के। अब देखो क्या होगा, प्रोफाज स्टेज बनने के बाद मालूम क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस में ये वाला होस्ट का डीएनए था, प्लस इसके अंदर वायरस के डीएनए ने कुछ हिस्सा बना लिया, ऐसे तो देखा अपन ने, राइट? तो अब क्या होगा ना, ये वाला वायरस डीएनए इंस्ट्रक्ट्स होस्ट सेल टू प्रोड्यूस कैप्सिड मटेरियल एंड वायरस जेनेटिक मटेरियल। यानी वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट सेल को कहेगा कि देखो अब तुम मेरे लिए क्या करो, तुम मेरे लिए जितना भी मेरा कैप्सिड था ना और मेरा और कैप्सिड तुम बनाना शुरू कर दो। नहीं समझे? यानी वायरस का डीएनए होस्ट सेल को कहता है कि तुम मेरे लिए क्या बनाना शुरू करो, मेरा ही कैप्सिड है, बनाना शुरू करो। तो अब इसके बाद कंडीशन बेटा अगर खुद इमेजिन करो, इसके बाद कंडीशन जाने क्या होगी, इस तरीके से ये अपने पास सेल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इस तरीके से, क्या आपको इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल इस तरीके से। अब एक सेल के अंदर खूब सारे वायरस पार्टिकल्स। अब इसके बाद क्या होगा, सेल लाइस, डिसइंटीग्रेट, और इस डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, वायरस पार्टिकल्स या वायरस रिलीज्ड, वायरस रिलीज हो गया, यानी वायरस हो गया, बन गया, वायरस आगे निकल गया। तो आपने ये गेम देखी कैसे सिंगल सेल को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद सेल के अंदर मल्टीप्लाई किया और फाइनली वायरस की नंबर ऑफ कॉपीज और बन गई। ये वायरस का रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। क्लियर है मेरी बात? पक्का? जब बेटा वायरस यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या वायरस बेटा एक प्रोफाज स्टेज बना रहा है? यस। तो अब मैं तुम्हें वर्ड समझाता हूं, वायरस मल्टीप्लिकेशन। वायरस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहते हैं, वायरस डोंट रिप्रोड्यूस बट मल्टीप्लाई यूजिंग होस्ट मशीनरी एंड होस्ट एंजाइम्स। होस्ट मशीनरी और होस्ट एंजाइम्स को यूज करते हुए वायरस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंजाइम्स किसके, होस्ट। और इससे वायरस होस्ट की मशीनरी और होस्ट के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। और देखिए ना रेड और मैंने खूब सारे वायरस बना दिए थे ना एक सेल में, एग्जैक्टली ये किया। तो अब वायरस इस काम के लिए क्या करते हैं, अपना डीएनए, अपना आरएनए या अपना डीएनए दे देते हैं जो यूज किया जाता है ताकि वायरस अपनी कॉपीज बना सके। और इस प्रोसेस को किया जा सकता है दो तरीकों से। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को दो पाथवे से किया जा सकता है, एक लाइसोजेनिक पाथवे एंड लाइटिक पाथवे। अब इन दोनों पाथवे का मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। अगर आपको मिला बेटा लाइसोजेनिक पाथवे और लाइटिक पाथवे, तो क्या है, लाइसोजेनिक पाथवे मींस हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोफाज, यहाँ पे प्रोफाज की फॉर्मेशन है, और इधर हियर देयर इज नो प्रोफाज फॉर्मेशन। यानी देखा था अभी बेटा हमने प्रोफाज क्या होता है कि प्रोफाज वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर बैठ जाता है।
तो अगर वो प्रोफाज कंडीशन हुई तो हम ऐसी साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, और अगर प्रोफाज की कंडीशन नहीं हुई तो ऐसी साइकिल को कहेंगे लाइटिक साइकिल। यानी अगर सिंपल बेसिक शब्दों में कहूं तो वायरस ने सबसे पहले देखो क्या किया, सेल के होस्ट के सेल के साथ आके एड्सॉर्प्शन करी। एड्सॉर्प्शन करने का मतलब देखो यहां पर अगर मैं इस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन दिखाऊं ना बेटा, तो एड्सॉर्प्शन का मालूम पता प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। ये देखो इधर ये वायरस आया, और वायरस आने के बाद थोड़ी देर बाद इस तरीके से आने के बाद होस्ट सेल के इस तरीके से सरफेस से जुड़ गया। जब होस्ट सेल के सरफेस से जस्ट टच हुआ तो प्रोसेस क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन के थोड़ी देर बाद ये बॉडी के अंदर आ गया, और जब बेटा इस तरीके से ये अंदर आ गया तो अंदर आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन, राइट। पेनिट्रेशन करने के बाद यहाँ पे वायरस के पार्टिकल्स की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है। तो आपने नेक्स्ट प्रोसेस देखा रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के बाद सेल को तोड़ दिया जाता है। तो चौथा पॉइंट क्या होता है, रिलीज। तो समझ तो आया, एड्सॉर्प्शन यानी वायरस आया होस्ट के सेल से इस तरीके से, ये वायरस आया, ये वाला वायरस है, ये होस्ट का सेल है, उसके सेल के सरफेस से जाके जुड़ गया, तो इसको कहा एड्सॉर्प्शन। अंदर चला गया, पेनिट्रेशन। अंदर जाके क्या कर रहा है, अंदर जाके बेटा ये दो काम कर सकता है। अंदर जाके इस तरीके से क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोफाज बना लेगा या नहीं बनाएगा। तो अंदर की कहानी के मुताबिक अगर प्रोफाज बनाया तो लाइसोजेनिक साइकिल, अगर प्रोफाज नहीं बनाया तो लाइटिक साइकिल। और समझो जो भी कहानी हुई, चाहे प्रोफाज बनाया चाहे नहीं बनाया, फाइनली वायरस की रेप्लिकेशन होगी। तो यानी तीसरा स्टेप तो होगा ही होगा, क्लियर। अब तीसरा स्टेप होने के बाद जब रिलीज हो जाए, खूब सारी रेप्लिकेशन हो जाएगी, उसके बाद वायरस पार्टिकल सेल को तोड़ के और वायरस पार्टिकल्स ऐसे बाहर निकलेंगे, तो वो प्रोसेस क्या होगा बेटा, रिलीज। तो अपने को क्या वायरस की सारी गेम पूरी की पूरी कहानी क्लियर हुई, डन। तो बेटा ये वायरस की कहानी है, कहानी क्लियर हुई बेटा। तो यहां तक तो अपने को मस्त समझ आया, अपने को लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स ये भी क्लियर हो गई हैं, राइट। अब नेक्स्ट अपने को नया पोर्शन देखना है, वायरस खत्म, वायरस के साथ वर्ड विरियन जो एसोसिएटेड था अपने को वो भी समझ आ गया। एनसीईआरटी दो और चीजों की बात करती है, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरॉइड्स क्या होती हैं, वायरॉइड्स आर नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली, डू नॉट बियर कैप्सिड एंड एनवेलप। यानी वायरॉइड्स अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, वायरॉइड्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए भी नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है। वहां पे डीएनए भी नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है। यानी देखो ना अब स्ट्रक्चर में, आर नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कैसे सिंगल स्ट्रैंडेड नेकेड आरएनए, यहाँ पे डीएनए भी नहीं है और कैप्सिड भी नहीं है और एनवेलप भी नहीं है, ना ही कैप्सिड है ना ही एनवेलप है। क्लियर मेरी बात बेटा। किसने डिस्कवर किया था, टियोडाइनर, नाम याद करना है। ये प्लांट की न्यूक्लियोलाई में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। इसमें जैसे एक डिसीज होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये आपको याद रखना है। यानी वायरॉइड क्या, पहली बात वायरस और विरियन एक ही चीज, क्लियर। वायरॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट कैप्सिड विदाउट एनवेलप, क्लियर। नेक्स्ट प्रियॉन्स। प्रियॉन्स कुछ भी नहीं है, ये प्रियॉन्स आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन की एग्रीगेशन है। ऐसा प्रोटीन की एग्रीगेशन जो डिसीज कर सकता है, जो इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए इनको कहते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। प्रोटीन का बना हुआ है पार्टिकल जो इन्फेक्ट कर सकता है, तो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ये दिमागी बीमारियां कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसे मैड काउ डिसीज, स्क्रेपी डिसीज एंड कुरू डिसीज, राइट। तो कुरू डिसीज ह्यूमंस में करता है, मैड काउ डिसीज बेसिकली जितने भी बड़े कैटल वगैरह जानवर होते हैं उनमें कॉज करता है, राइट। ये डिसीज प्रियॉन्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट्स, एक और वर्ड है। सैटेलाइट्स आर वेरी स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच टेक हेल्प ऑफ अदर वायरस कॉल्ड हेल्पर वायरस, दिस कैन कॉज डिसीज इन प्लांट्स। समझाता, प्रियॉन से पहले वायरॉइड जो पढ़ा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद ब खुद जाके डिसीज कर सकते हैं। यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, खुद जाके डिसीज करेंगे। लेकिन इन्हीं वायरॉइड का एक रिश्तेदार होता है जिसको कहते हैं सैटेलाइट। ये कहते हैं कि सैटेलाइट भाई, हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो हैं, लेकिन हम खुद ब खुद कहीं डिसीज नहीं कर सकते। हमें किसी और वायरस के गोदी में बैठ के जाना है, किसी और वायरस के कंधे पे चढ़ के जाना है, तब हम जाके किसी को डिसीज कर पाएंगे। सीधी सी बात, दे आर वेरी स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक हेल्प ऑफ अदर वायरसेस कॉल्ड हेल्पर वायरसेस। हेल्पर वायरसेस की मदद लेते हैं और प्लांट्स में डिसीज करते हैं। तो बेटा इतनी कहानी थी पूरी की पूरी वायरसेस की।
वायरसेस की कहानी आज कंप्लीट हुई। लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल आपको समझ आई। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक पूरा का पूरा एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट में कंफ्यूजन बेटा बच्चों को अक्सर यहाँ रहती हैं, बट ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ। वायरस का स्ट्रक्चर, वायरॉन, उसकी सिमेट्री, सारी की सारी बातें बता दी विद खूब सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको एज अ रेफरेंस मटीरियल दी गई हैं। इसको अपने पास बनाए रखो, समझे रखो, और डायग्राम जो मैंने आपको समझाए करते रहो। तो शाबाश बेटा, आज की क्लास के लिए इतना है, और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट क्लास we'll be starting with the new chapter, that is Plant Kingdom, right? तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।